वीडियो के लास्ट में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो स्टैटिक और करंट दोनों पार्ट से मिल के बना होगा। ठीक है, वो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसका हम आंसर भी डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला टॉपिक है अकीगा रैंसमवेयर के बारे में। यहाँ पे हाल ही में भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन ने अकीगा रैंसमवेयर के बारे में चेतावनी जारी की है जो विंडोज़ और लिनक्स दोनों डिवाइसों को लक्षित करता है। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि अकीगा रैंसमवेयर हाल ही में न्यूज़ में था। पहला इसके बारे में बोल देगा कि यह केवल विंडोज़ को लक्षित करता है, नहीं, विंडोज़ और लिनक्स दोनों डिवाइसों को ये लक्षित करता है। यह एक महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा खतरे के रूप में अभी हाल ही में उभरा है। ठीक है, रैंसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो कंप्यूटर डेटा को हाईजैक कर लेता है और उसे रिकवर करने के लिए भुगतान सामान्यतः बिटकॉइन की मांग करता है। जैसे आप कोई भी यहाँ पे डेटा को अपने कंप्यूटर में रखे हुए हैं तो रैंसमवेयर उस पर अटैक कर देगा, उसको हाईजैक कर लेगा, आप उसको वापस से ओपन नहीं कर पाएंगे। जब आप ओपन करना चाहेंगे तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है, वो पर्टिकुलर रैंसमवेयर जो है वो आपसे भुगतान मांगेगा, पेमेंट मांगेगा। पेमेंट किस में मांगेगा? बिटकॉइन में। ठीक है, बिटकॉइन को ट्रेस करना सामान्यतः बहुत मुश्किल जाता है, इसलिए वे पेमेंट जो है यहाँ पे बिटकॉइन में मांगते हैं। अब इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं अकीगा रैंसमवेयर के बारे में। पहला, यह मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मालवेयर, जो डेटा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। डेटा सुरक्षा के लिए एक खतरा है। यह विंडोज और लिनक्स दोनों डिवाइसों को लक्षित करने के साथ ही डेटा को हैक कर लेता है और उसे रिकवर करने के लिए भुगतान की मांग करता है। अगला, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसे डेटा को एन्क्रिप्ट करने और एन्क्रिप्टेड फाइल नमूनों के साथ अकीगा जोड़कर रैंसमवेयर संदेश प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या करता है ये? उसको एन्क्रिप्ट कर देता है डेटा को। ठीक है, उसको मतलब लैंग्वेज को कंपाइल कर देना या किसी और लैंग्वेज में कर देना, जिससे कि वो जो पर्टिकुलर आदमी जिसने उसका एन्क्रिप्शन किया है वही उसे पढ़ सके। ठीक है, एन्क्रिप्ट कर देता है, फाइलों के नाम के साथ अकीगा जोड़ देता है। अकीगा जोड़कर रैंसमवेयर संदेश प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है इसे। यह एन्क्रिप्शन के दौरान आने वाले व्यवधान को रोकने के लिए विंडोज शैडो वॉल्यूम की प्रतियों को हटाने और विंडोज सेवाओं को बंद करने में सक्षम है। देखिए, ये विंडोज सेवाओं को बंद करने में भी सक्षम है, विंडोज शैडो वॉल्यूम की प्रतियों को हटाने में भी ये सक्षम है। कौन? अकीगा रैंसमवेयर। यह डिवाइसों को प्रभावित करने के लिए वीपीएन सेवाओं और मैलिशियस फाइलों के माध्यम से हैकिंग करता है, जिससे इसका पता लगाना और रोकना जो है चुनौतीपूर्ण हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखने को मिल सकता है आपको आने वाले एग्जाम्स में। वन लाइनर भी पूछ सकते हैं, इससे कथन भी बना सकते हैं। पहला बोल देंगे कि यह वीपीएन सेवाओं का प्रयोग करता है, अगला बोल देंगे कि यह केवल विंडोज को प्रभावित करता है, अगला बोल देंगे कि यह नाम के आगे अकीगा नहीं जोड़ता है या जोड़ता है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बन सकता है। संचालन का तरीका क्या है? अकीगा रैंसमवेयर विभिन्न रूपों में फैलता है, जिसमें मैलिशियस अटैचमेंट के साथ स्पीयर फिशिंग, ईमेल, ड्राइव बाय डाउनलोड और विशेष रूप से तैयार किए गए वेब लिंक शामिल हैं। असुरक्षित रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन रैंसमवेयर ट्रांसमिशन का एक और रूप है। अकीगा हमले के निहितार्थ क्या क्या हैं, अब इसको देख लेते हैं। पहला, संवेदनशील डेटा चोरी हो जाता है। यहाँ पे देखिए, संवेदनशील डेटा जो है चोरी हो जाता है। यह डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है, जिससे डेटा वापस पीड़ित तक नहीं पहुंच पाता। जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा का लैंग्वेज को अलग फॉर्म कर देना या उसे कोड में बदल देना, जिससे वो पर्टिकुलर आदमी जिसका डेटा है वह उसको वापस रिट्रीव ना कर पाए। ये सब काम करता है अकीगा जो मालवेयर है वो। फिर हमलावर डिक्रिप्शन के लिए फिरौती की मांग करता है। अब जो पर्टिकुलर भाषा में उसने चेंज कर दिया है। माना कि आपने एक गाना लिखा है, ठीक है, गाना को सेव किया है। गाना से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो सकते हैं वहाँ पे कंप्यूटर में सेव करने के लिए डेटा जो है। अब उस गाने का जो लैंग्वेज है उसको उस पर्टिकुलर आदमी ने जिसने हैक किया है उसने चोरी कर दिया है। अब आप उस गाने को वापस पाना चाहते हैं तो अब वो आदमी क्या करता है? पैसे की डिमांड करता है कि वो वापस से उस लैंग्वेज को बदल दे, उसको डिक्रिप्ट कर दे। इसके लिए वो यहाँ पे पैसे की मांग करते हैं और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर चुराए गए डेटा को डार्क वेब पर लीक करने की धमकी देते हैं। जो आपका पर्टिकुलर संवेदनशील डेटा है उसे वे डार्क वेब पर लीक करने की भी धमकी देते हैं। अकीगा रैंसमवेयर के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय कौन कौन से हैं? देखिए, किसी भी हमले की स्थिति में डेटा हानि को रोकने के लिए नियमित रूप से नवीनतम ऑफलाइन बैकअप बनाए रखना। नवीनतम ऑफलाइन बैकअप बनाए रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ऐसे भी कथन बन सकता है कि अकीगा रैंसमवेयर से सुरक्षात्मक उपाय में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, ऑनलाइन बैकअप बनाना, दूसरा ऑफलाइन बैकअप बनाना। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफलाइन बैकअप, नवीनतम ऑफलाइन बैकअप बनाए रखना। अगला, संभावित भेद्यता को दूर करने हेतु पुराने सिस्टम के लिए वर्चुअल चिप्पी, इसको बोलते हैं पैचिंग, वर्चुअल पैचिंग सहित ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क को अपडेट रखें। ओके, नेटवर्क को अपडेट रखना। ईमेल सत्यापन के लिए डोमेन आधारित संदेश प्रमाणीकरण, रिपोर्टिंग और अनुरूपता, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन, रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन, डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल DKIM और प्रेषक, डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल और प्रेषक नीति जैसे सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल को लागू करना। उपयोगकर्ताओं के द्वारा प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए मजबूत पासवर्ड नीतियां और मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण को लागू करना। मजबूत पासवर्ड
मजबूत पासवर्ड नीतियाँ का मतलब है जैसे उसमें वर्ड्स भी हों, उसमें शब्द भी हों, उसमें स्पेशल कीवर्ड्स भी हों, ताकि उसको जो हैक करना है पासवर्ड को वो मुश्किल हो सके। बाहरी डिवाइस के उपयोग के लिए एक कठिन नीति स्थापित करना और डेटा एट रेस्ट तथा डेटा इन ट्रांजिट एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करना। दुर्भावनापूर्ण कोड डाउनलोड करने से बचने के लिए .exe, .pif और .url जैसे संदिग्ध एक्सटेंशन के साथ अटैचमेंट फाइल प्रकारों को ब्लॉक करना। देखिए आप भी, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, कई फाइलों में स्टार्टिंग में लिखा होता है HTTPS, एस का मतलब होता है सिक्योर्ड, तो उसे आप ओपन कीजिएगा, लेकिन जहाँ पे HTTP होता है तो अधिकतर उसको ओपन करने से हमें बचना चाहिए। और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप है उसको डाउनलोड करने से बचना चाहिए, या .exe, .pif और .url जैसे संदिग्ध एक्सटेंशन के साथ अटैचमेंट फाइलों को डाउनलोड करने से बचना चाहिए। यही यहाँ पे कहा गया है। ये सामान्य जीवन में भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, मेलवेयर डाउनलोड को रोकने के लिए उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से सावधान रहने के लिए शिक्षित करें। देखिए अभी आजकल नया स्टार्ट हो गया है, अब आपको अकाउंट में मैसेज आता है कि 20,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, पर्टिकुलर लिंक नीचे में दे दिया जाएगा। ओके, तो लिंक को, कोई भी लिंक को मैसेज के माध्यम से उसको क्लिक करने से हमें बचना चाहिए। अगला, भेद्यता की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए विशेष रूप से डेटाबेस सर्वर जैसे महत्वपूर्ण प्रणालियों होती हुई नियमित सुरक्षा ऑडिट करना। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया। ओके, सर्ट इन के बारे में देख लेते हैं। अब ये स्टैटिक पार्ट हो गया, वो तो करंट हो गया, लेकिन यूपीएससी क्या करता है, करंट में जो टॉपिक है उससे संबंधित जो स्टैटिक पार्ट है उससे भी क्वेश्चन उठा लेता है। तो सर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सर्ट का मतलब क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, IN का इंडिया। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय कोई भी यहाँ पे आ जाता है तो उसको आप नोट करते चलिएगा। सर्ट कौन से मंत्रालय के तहत काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संगठन है। यह एक नोडल एजेंसी है जिसका काम क्या है, हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना। यह संगठन साइबर घटनाओं पर जानकारी को एकत्र करके उनका विश्लेषण और प्रसार करता है, साथ ही साइबर सुरक्षा घटनाओं पर अलर्ट भी जारी करता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, ये तो हमने पढ़ा, जारी करता है। सर्ट इन घटना निवारण और प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करता है। देखिए निवारण और प्रतिक्रिया तो देता ही है, साथ ही उस सुरक्षा की गुणवत्ता कैसी है, जैसे सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है आपके पर्टिकुलर सिस्टम का, उसको भी यहाँ पे उससे संबंधित सेवा भी प्रदान करता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अब यूपीएससी में पिछले वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी पूछता भी है। जैसे यहाँ पे बोला है, वानाकराई, पेटिया और इंटरनल ब्लू पद जो हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित थे, निम्न में से किसके साथ संबंधित है। देखिए जब मैं प्री दिया था तब ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। वानाकराई, पेटिया और इंटरनल ब्लू जो हाल ही में समाचार पत्रों में थे वे किससे संबंधित है। वैसे ही मतलब ये है आपके आइडिया लगाने के लिए। अब आपसे पूछ सकता है अकीगा जो हाल ही में न्यूज में था वह किससे संबंधित है। सेम टू सेम ऑप्शन आपको दे देगा। ऑप्शन ए एक्सोप्लैनेट्स, ऑप्शन बी प्रच्छन्न मुद्रा क्रिप्टोकरेंसी, ऑप्शन सी साइबर आक्रमण, ऑप्शन डी लघु उपग्रह। तो ये जो है साइबर आक्रमण से संबंधित है। अगला, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं ये आपको बताना है। पहला, यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत, अर्थात आपका कंप्यूटर यदि हैक हो गया है, आप उसमें जो डेटा है उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः आपको चालू करना है तो उसके लिए जो खर्चा होगा वो यहाँ पे ये जो बीमा है साइबर बीमा वो कवर करता है। ये बोला पहला कथन। दूसरा, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत ये देगा आपका साइबर सुरक्षा बीमा जो है, ये बोला है दूसरा कथन। तीसरा, यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है, मतलब बल से आपके जो डाटा है उससे चोरी हो जाता है, इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत ये बीमा कवर करता है। चौथा, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत, यदि कोई थर्ड पार्टी है वो मुकदमा दायर कर देगा तो न्यायालय में जो खर्चा होगा उसको यहाँ पे बीमा कवर करेगा। अब बताना है कि आपको कौन कौन सी चीजों को कवर करेगा। केवल 1 2 3 4 यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, 1 2 4 1 3 4 1 2 और 3 1 2 3 4, तो बी 1 3 और 4 1 3 और 4 यहाँ पे सही है। यदि आप यहाँ पे साइबर बीमा कराते हैं तो 1 3 4 सही है, सेकंड वाला नहीं। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत यहाँ पे प्रदान नहीं करता है साइबर बीमा। साइबर बीमा ये सेकंड वाला पॉइंट बस प्रदान नहीं करता है, बाकी जो 1 हो गया 3 हो गया 4 हो गया ये प्रदान करता है। तो इसको आप वापस से पढ़ लीजिएगा इस कथन को, लेक्चर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके या किनके लिए विधिता
अधिदेशात्मक है, विधितः अधिदेशात्मक किसके लिए है यहाँ पे, यदि साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट किया जाता है तो पहला सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा डेटा सेंटर, तीसरा कॉर्पोरेट निकाय या बॉडी कॉर्पोरेट। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर आपको सही उत्तर देना है कि कौन यहाँ पे किसको यहाँ पे अधिदेश प्राप्त है कि साइबर सुरक्षा घटना पे आपको रिपोर्ट करना ही करना है। साइबर यदि मतलब साइबर हमला होता है आपके ऊपर, ऐसे समझिए आप, साइबर हमला होता है तो किसका काम है यहाँ पे कि रिपोर्ट किया जाए उस साइबर घटना का, साइबर सुरक्षा घटना का। इन तीनों में किसका काम है सबसे मेन, ये बोला गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों का ही काम होता है यहाँ पे साइबर सुरक्षा संबंधित जो घटना है उस पर रिपोर्ट करना। द हिंदू में आया था ये आर्टिकल अकीका वाला। एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, कल ही हमने इससे संबंधित क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। इसको पढ़ के आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, पिछला जो लेक्चर है उसको भी देखिए। देखिए डेली का आप लेक्चर देखेंगे तो आपका प्रीलिम्स में का जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अगला, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड ARCL नामक सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन LPCC का उद्घाटन किया। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड क्या है। ARCL अभी बहुत न्यूज़ में है ये, ओके। ARCL एक सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में किए गए सभी ट्रेडों के लिए समाशोधन एवं निपटान सेवाएं प्रदान करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आता है आपका स्टेटमेंट बनने का वाला बात। देखिए ARCL के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल देगा सिर्फ यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोल देगा। इस पर जो कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में किए गए सभी ट्रेडों के लिए समाशोधन एवं निपटान सेवाएं प्रदान करता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि NSE BSE दोनों के यहाँ पे ट्रेडों के लिए सभी, वो भी थोड़े बहुत नहीं, सभी ट्रेडों के लिए ये समाशोधन एवं निपटान सेवाएं प्रदान करता है। क्या? ARCL NSE BSE दोनों के सभी ट्रेडों के लिए समाशोधन एवं निपटान, समाशोधन भी सेवा भी देगा, निपटान सेवा भी देगा, दोनों सेवा देगा, NSE पे भी देगा, BSE पे भी देगा। ये हो गया पहला कथन। अगला, इसे स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन SECC विनियम 2018 के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। अगला, इसके अलावा ARCL को कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेन देन के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष समाशोधन गृह CCP सेवाएं प्रदान करने हेतु भुगतान और निपटान प्रणाली PSS अधिनियम 2007 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है। ये भी आपका कथन बन सकता है कि RBI ने इसे प्रमाण पत्र दिया है या नहीं दिया, तो RBI द्वारा ये प्राधिकरण का प्रमाण पत्र इसे दिया गया है ARCL को। अगला, ARCL कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो लेन देन की सुविधा के लिए त्रिपक्षीय रेपो सेवाएं और केंद्रीय प्रतिपक्ष सेवाएं प्रदान करता है जो समपार्श्विक के रूप में प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित अल्पकालिक उधार हैं। अल्पकालिक उधार हैं। देखिए यहाँ पे एक कथन को अच्छे से पढ़िए। ARCL जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो लेन देन की सुविधा देने के लिए त्रिपक्षीय रेपो सेवाएं और केंद्रीय प्रतिपक्ष सेवाएं प्रदान करता है। ओके, प्रदान तो करता है, जो समपार्श्विक के रूप में प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित अल्पकालिक उधार हैं। ओके, अल्पकालिक। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला, द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार, जिसे आफ्टर मार्केट के रूप में भी जाना जाता है, उस वित्तीय बाजार को संदर्भित करता है जहां पहले जारी किए गए वित्तीय उपकरण जैसे स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव और अन्य प्रतिभूतियां निवेशकों के बीच खरीदी व बेची जाती हैं। समझ में आ गया? ये तो डेफिनेशन से ही समझ में आ जाना चाहिए। अगला, कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये विभिन्न उद्देश्य हेतु पूंजी जुटाने के लिए निगमों द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां होती हैं। कौन जारी करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड को? कॉर्पोरेट से जारी करते हैं, सिंपल सी बात है, निगम द्वारा जारी होता है। ये ऋण प्रतिभूतियां होती हैं जैसे परिचालन विस्तार, वित्त पोषण परियोजनाएं या मौजूदा ऋण या पुनर्वित्तीयन करने के लिए या ऐसे कुछ कामों के लिए, वित्त पोषण के लिए ये कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किए जाते हैं। त्रिपार्टी रेपो सेवाएं। ये सेवाएं वित्तीय लेन देन से संबंधित होती हैं जहां तीसरा पक्ष एक संरक्षक या समाशोधन अभिकर्ता क्लियरिंग एजेंट होता है जो पुनः खरीद समझौते रेपो में शामिल दो पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है। यह हो गया त्रिपार्टी रेपो सेवाएं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं को निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? क्या जारी किया जाता है निम्नलिखित? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं को निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है?
यहाँ पे पहला है जमा प्रमाण पत्र, दूसरा आगे यहाँ पे आंसर दिया है सहभागिता पत्र, पार्टिसिपेटरी नोट यहाँ पे जाके किया जाता है। ओके, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए, बहुत कंफ्यूजिंग था ये जब मैं पढ़ दिया था उस टाइम पे, गलत हुआ था मैं कैसे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल का ट्रेंड में है ये क्वेश्चन, यूपीएससी पूछ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है। पहला, निम्नलिखित मार्केट्स पर विचार कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित मार्केट्स पर विचार कीजिए। पहला गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, दूसरा कॉल मनी मार्केट, तीसरा ट्रेजरी बिल मार्केट, चौथा शेयर मार्केट। पढ़ लिया? पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, दूसरा कॉल मनी मार्केट, तीसरा ट्रेजरी बिल मार्केट, चौथा शेयर मार्केट। एकदम मस्त क्वेश्चन है ये वाला। ओके, 2023 में पूछा भी था अभी यूपीएससी ने। उपयुक्त में से कितने कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार में शामिल हैं, कितने शामिल हैं ये बताना है आपको। मतलब ये नहीं पूछा है कि कौन कौन सा शामिल है, कितने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा नहीं बताना है आपको। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट हो गया, ये पूंजी बाजार में आता है, शेयर मार्केट पूंजी बाजार में आता है, मुद्रा बाजार आता है, जैसे विदेशी मुद्राएं हैं उनकी खरीदी बिक्री जो होती है वो आता है पूंजी बाजार में। तो कितने यहाँ पे हैं जो आते हैं, एक आता है या दो आता है या तीन आता है, ये नहीं पूछा है कि केवल दो, केवल तीन, केवल चार। जैसे यहाँ पे केवल एक, केवल दो, केवल तीन ऐसे बोल देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक आएगा या दूसरे नंबर एक है, नहीं, ये संख्या बोला है कि केवल इन चारों में से केवल एक है या इन चारों में से केवल दो है। आप समझ गए मेरी बात को? जैसे यहाँ पे केवल दो लिखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉल मनी मार्केट जो है ये आएगा इसमें पूंजी बाजार में शामिल होगा, नहीं, केवल दो का मतलब है कि इन चारों में से केवल दो, इन चारों में से कोई भी दो हो सकते हैं। आप समझे आप? तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये 2024 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब आने वाले यूपीएससी के फ्यूचर के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी टफ है ये। ओके, मतलब समझ नहीं पाएंगे उनके लिए टफ है, समझ गए तो ऑब्वियसली ईजी है ये। मार्केट्स पर विचार कीजिए, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, शेयर मार्केट। अब देखिए, लोगों को जिनको पता होगा वो भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड मार्केट पूंजी बाजार में आएगा, शेयर मार्केट भी पूंजी बाजार में आएगा। जिनको इन दोनों में से एक पता है, जैसे चौथा या पता है या पहला वाला पता है, बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट यहाँ पे तो केवल एक पे भी टिक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन चारों में से दो ही हैं यहाँ पे जो पूंजी बाजार में शामिल होते हैं। कौन कौन से दो? पहला गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, दूसरा शेयर मार्केट, तीसरा यहाँ पे यदि मुद्रा बाजार दिया होता तो वो भी होता। लेकिन यहाँ पे इस चारों ऑप्शन में केवल दो ही हैं जो कैपिटल मार्केट में आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल दो, ऑप्शन बी। अगला, ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक कोकस द्वीप समूह। अभी कोकस द्वीप समूह जो है वो न्यूज़ में है, ये देख लेते हैं क्यों न्यूज़ में है। भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायुसेना के विमानों ने हाल ही में दक्षिणी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग द्वीप CKI का दौरा किया, जिससे हिंद महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच रणनीतिक पहुंच एवं अंतर संचालनीयता मजबूत हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग CKI में एक ग्राउंड स्टेशन और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के रूप में उपयोग किए गए CKI रनवे के लिए नियोजित। ये सब थियोरेटिकल पार्ट है, आप आगे देख लीजिएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि कोकोस जो द्वीप समूह ये कहाँ है, कोकोस द्वीप समूह कहाँ पे है। यहाँ पे आप लोकेशन देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ पे पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ पे आप जूम में देख सकते हैं, पश्चिमी हिस्से में यहाँ पे है द्वीप कोकोस। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये रहा कोकोस आइलैंड। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है, यहाँ पे है ये कोकोस द्वीप समूह। तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। विशेष रूप से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति के जवाब में दोनों देशों के बीच सैन्य जुड़ाव का उद्देश्य इसका एम है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कोकोस द्वीप समूह कहाँ पे है ऐसा करके पूछ देगा आपका, तो ऑस्ट्रेलिया के ये पश्चिमी हिस्से में। 7 अद्वितीय भारतीय शिल्पों को प्राप्त GI टैग से क्वेश्चन आता है, GI टैग से आता है। चेन्नई में GI रजिस्ट्री ने देश की विविध शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हुए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 7 उत्पादों को GI टैग दिए हैं। अब ये 7 उत्पाद कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे जलेसर धातु शिल्प। जलेसर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का एक धातु शिल्प है। कहाँ का धातु? ये स्टेट एग्जाम्स में भी पूछ सकता है, कोई भी स्टेट के एग्जाम में। जलेसर धातु शिल्प कहाँ का है? यूपी का एक धातु शिल्प है जो सजावटी धातु शिल्प और पीतल के पात्रों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सजावटी धातु शिल्प और पीतल के पात्रों के लिए। जलेसर हाल ही में न्यूज़ में था, बताइए ये क्या है? यह एक महादेव का मंदिर है। ऐसे करके 4 आपको ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सजावटी धातु शिल्प है जिसमें मुख्यतः पीतल के पात्र का प्रयोग किया जाता है। अगला, गोवा का मनकुराड आम गोवा का। कगईसाद आम कहाँ का है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? कगईसाद जो आम जो है वो कर्नाटका का है। कुंभम अंगूर कहाँ का है? कुंभम अंगूर जो है तमिलनाडु का है। अब यहाँ पे उसमें नया ऐड कर दीजिए मनकुराड आम कहाँ का है? मनकुराड आम जिसे मलकुराडा भी कहा जाता है, आम की एक अनूठी किस्म है। ये कहाँ का है? गोवा का है। ये पता होना चाहिए। मनकुराड हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? आम की एक प्रजाति है, एक शिल्पकला। नहीं, गोवा का है मनकुराड आम की प्रजाति। ओके, अगला,
गोवन बेबिनका, गोवन बेबिनका, यहाँ पे देखिए गोवन बेबिनका, ये पारंपरिक इंडो पुर्तगाली हलवा जिसे गोवा की मिठाइयों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। बहुत बहुत ही ज़्यादा पूछता है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन को कि उसका फेवरेट टॉपिक में से एक है गोवन बेबिनका। गोवन बेबिनका ये क्या है? ये इंडो पुर्तगाली हलवा है जिसे गोवा की मिठाइयों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। गोवा की मिठाइयों की रानी किसे कहा जाता है? गोवन बेबिनका, गोवन बेबिनका पता होना चाहिए आपको। ओके, राजस्थान के 4 जीआई टैग कौन कौन से हैं? उदयपुर कोफ्तगारी धातु शिल्प, बीकानेरी कासीदाकारी शिल्प, जोधपुर बंधेज शिल्प, बीकानेर पुस्ता कला शिल्प। WHO हृदय रोग की रोकथाम हेतु पॉलीपिल्स का समर्थन करता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आर्टिकल आया हुआ था, PIB में आया था या द हिंदू में, पता नहीं। WHO ने एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय, अगर हिंदी में दिया होता है तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। WHO ने एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय रोगों की प्राथमिकता और देखिए, आप यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ते चलिएगा। ओके, WHO ने एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय रोगों की प्राथमिक और माध्यमिक रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं की संशोधित मॉडल सूची 2023 में हृदय संबंधी दवाओं या पॉलीपिल्स के 3 निश्चित खुराक संयोजनों को शामिल किया है। अभी WHO ने हाल ही में एक जो मधुरक है, कृत्रिम मधुरक, उसे बैन किया है। उसे बोला है कि ये कैंसर कारक है। अब आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा है जिसे हम यहाँ पे शुगर फ्री एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन WHO ने उसे बताया है कि ये कैंसर कारक है। कौन है वो? एस्पार्जिन है। ओके, याद रखना एस्पार्जिन, ये भी पूछ सकता है। पॉलीपिल्स निश्चित खुराक संयोजन वाली दवाएं हैं जिनमें एक ही गोली में कई सक्रिय तत्व होते हैं। यहाँ पे WHO ने क्या बोला है? हृदय संबंधी दवाओं या पॉलीपिल्स के 3 निश्चित खुराक संयोजनों को शामिल किया है। ओके, पॉलीपिल्स किसको बोलते हैं? ये निश्चित खुराक संयोजन वाली दवाएं हैं जिनमें एक ही गोली में कई सक्रिय तत्व होते हैं। विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पॉलीपिल्स दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को लगभग 40 से 50% तक कम कर देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट। भारत में कैडिला द्वारा निर्मित 4 दवा संयोजन पॉलीकैप को आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया है। अगला, बेस्वाद उबला हुआ जल, ये अगला टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जल में मृदा संरचना से प्रभावित विभिन्न घुलनशील पदार्थ होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट्स, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं लौह जैसे तत्व होते हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे कि प्राकृतिक रूप से जो जल पाया जाता है उसका संयोजन क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उस जल में मृदा संरचना से प्रभावित विभिन्न घुलनशील पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन पहला, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फेट्स, चौथा है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम के कार्बोनेट, मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं लौह जैसे तत्व यहाँ पे शामिल होते हैं। किसमें? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जल में। अगला, ये घटक जल के स्वाद और कठोरता दोनों में योगदान देते हैं, जिसमें कठोरता उच्च खनिज सामग्री का संकेत देती है। अब कठोरता को कैसे हटाना है, ये साइंस वालों का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ओके, साइंस एट टेक का आपके पास बुकलेट होगा, उसमें ये घटक जल के स्वाद और कठोरता दोनों में योगदान देते हैं, जिसमें कठोरता उच्च खनिज सामग्री का संकेत देती है। जल के उबालने से घुली हुई गैसें निकल जाती हैं और उसकी कठोरता जो है कम हो जाती है। इस प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं हाइड्रोक्साइड भी बनते हैं जो अघुलनशील होते हैं। ये बर्तन की सतहों, जैसे बर्तन की सतह पर आप सफेद सफेद पपड़ी देखोगे, जहाँ पे मतलब ज़्यादा कठोर जो जल होता है वहाँ पे ये पपड़ी बन जाती है। जैसे दिल्ली में आप रहोगे तो बाल्टी में पानी आप डालेंगे तो महीने भर बाद उसमें सफेद सफेद पपड़ी जम जाती है, आपने देखा होगा अभी। ये बर्तन की सतहों और तली पर परतदार कोटिंग के रूप में जल को जमा देते हैं। जल से इन पदार्थों को पृथक होना उनके परिचित स्वाद से वंचित कर देता है। जल से जैसे ही हम इन पदार्थों को हटा देंगे तो उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। अगला, इबेरियन भेड़िया, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में है, इसके बारे में देख लेते हैं। अंडालूसिया सरकार द्वारा संचालित इबेरियन भेड़िया के संरक्षण के लिए कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से 2020 के आंकड़ों से संबंधित हाल ही में प्रकाशित किए गए रिपोर्ट के अनुसार अंडालूसिया एक स्पेनिश स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनोमस एरिया है। इसमें इबेरियन भेड़ियों के होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ओके, इबेरियन भेड़िया, इसका यहाँ पे साइंटिफिक नाम दिया गया, वैसे नाम पूछता नहीं साइंटिफिक, मूलतः स्पेन और पुर्तगाल। ये पूछता है कहाँ कहाँ मिलता है। अभी हाल ही में न्यूज़ में था इबेरियन भेड़िया, कहाँ? मूलतः स्पेन और पुर्तगाल वाले इबेरियन प्रायद्वीप में पाए जाने वाले भूरे भेड़िया की प्रजाति है। इबेरियन अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? पहला, स्पेन और पुर्तगाल वाले इबेरियन प्रायद्वीप में पाए जाने वाले भूरे भेड़िया की प्रजाति है। ये नाम नहीं देगा, इबेरियन ऑब्वियस है की प्रजाति है। वर्ष 2020 से ही यह प्रजाति स्पेन के अंडालूसिया के ऐतिहासिक क्षेत्र में विलुप्त है। ग्रे वुल्फ कैनिस ल्यूपस
को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, IUCN की कैटेगरी में कौन से लिस्ट में आता है ये, लीस्ट कंसर्न। व्यापक रिपोर्ट में नियंत्रित दौरों और कैमरा ट्रैप डेटा की सहायता से भेड़िया की अनुपस्थिति का खुलासा किया गया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही उसका आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैसलर सिंड्रोम को सही ढंग से परिभाषित करता है। देखिए आंसर भी हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं, आप यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन केसलर सिंड्रोम को सही ढंग से परिभाषित करता है। केसलर सिंड्रोम को कौन सही ढंग से परिभाषित करता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए, अंतरिक्ष में वस्तुओं और मलबे की अत्यधिक मात्रा उपग्रहों के परिचालन में एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करती है, जिससे उनके टकराव की संभावना बढ़ जाती है। कैसलर सिंड्रोम इसे ही कहते हैं क्या, ध्यान से पढ़िए। अंतरिक्ष में वस्तुओं और मलबे की अत्यधिक मात्रा उपग्रहों के परिचालन में एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न कर देती है, जिससे उनकी टकराव की संभावना बढ़ जाती है। ये बोलता है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोलता है एक घटना। कैसलर सिंड्रोम क्या है उसके बारे में बोल रहा है। कैसलर सिंड्रोम एक घटना है, ऑप्शन बी बोल रहा है, जिसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उपग्रह क्षय हो जाते हैं और वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते हैं, जिससे फायरवर्ल्स और ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। देख रहे हो कैसे कैसे ऑप्शन बनाता है यहाँ पे। तीसरा, ऐसी स्थिति जिसमें पृथ्वी के चारों ओर विकिरण बेल्ट उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में हस्तक्षेप करती हैं, जिससे वे खराब हो जाते हैं या विफल हो जाते हैं। ऑप्शन डी, ऐसी स्थिति जिसमें सूर्य से निकलने वाली सौर वायु और कोरोनल द्रव्यमान उपग्रहों को हानि पहुंचाते हैं या नष्ट कर देते हैं, जिससे बिजली कटौती और भूचुंबकीय और तूफान उत्पन्न होते हैं। आप अटेम्प्ट कीजिए, इसमें से आपको कौन सा लगता है कि सही उत्तर है। कैसलर सिंड्रोम स्पेस से संबंधित है, इतना मैं बता सकता हूँ। और नीचे अब आपने अटेम्प्ट कर लिया 5 सेकंड में, आप देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अंतरिक्ष मलबा। अब क्यों सही उत्तर है ये भी यहाँ पे देखिए। अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी की कक्षा में उन मानव निर्मित वस्तुओं को संदर्भित करता है जो अब किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं, मतलब जो अब काम नहीं आता। जैसे बिगड़े हुए उपग्रह हो गए या कोई पर्टिकुलर उपग्रह भेजा गया था ऊपर में, वो 2 साल उसका काम करने का अवधि था, लेकिन वो 2 साल अब खत्म हो चुका है, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो अब काम नहीं करता। तो अब वहाँ पे एक मलबा कचरा है। मलबा जैसे समझते हैं ना, सड़क नया बनाएंगे तो पुराना जो डामर बचा हुआ वो मलबा हुआ, तो वैसे ही अंतरिक्ष में जो स्पेस क्राफ्ट कुछ भी उपकरणों का मलबा हुआ उसे अंतरिक्ष मलबा बोलते हैं। मानव ने ये उसको डिफाइन किया है यहाँ पे। मलबा में प्रयोग किए गए रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, अंतरिक्ष निकायों के टुकड़े। मलबे में क्या क्या शामिल होते हैं, प्रयोग किए गए रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, अंतरिक्ष निकायों के टुकड़े और एंटी सैटेलाइट सिस्टम से उत्पन्न मलबा शामिल होता है। अब इससे खतरा क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था, ऐसे मतलब डायरेक्ट तो नहीं पूछा था, लेकिन आप इसका प्रयोग कर सकते थे। अंतरिक्ष मलबे से कौन कौन से खतरे हैं। पहला, समुद्री जीवन को खतरा। इसके महासागरों में गिरने की संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह का 70% भाग महासागरों से घिरा हुआ है। बड़ी वस्तुएं मलबा समुद्री जीवन के लिए खतरा और प्रदूषण का स्रोत बन सकती हैं, इसलिए ये समुद्री जीवन को खतरा है। दूसरा, संचालित उपग्रहों के लिए खतरा। तैरता हुआ अंतरिक्ष मलबा परिचालन उपग्रहों हेतु संभावित खतरा है, क्योंकि इन मलबों से टकराने से उपग्रह जो है नष्ट हो सकते हैं। केसलर सिंड्रोम जो है अंतरिक्ष में वस्तुओं और मलबे की अत्यधिक मात्रा को संदर्भित करता है, अतः विकल्प ए सही है। कैसलर सिंड्रोम अंतरिक्ष में सामान्यतः जो मलबा है उसको बोलते हैं क्या, नहीं नहीं नहीं। कैसलर सिंड्रोम किसे बोलेंगे, जब मलबा जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मलबे की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे कि कोई नया उपग्रह हम भेज रहे हैं ऊपर, तो उस उपग्रह को की जो संभावना है दूसरे जो मलबे हैं उससे टकराने की ये बहुत अधिक जब बढ़ जाएगी, तब इसे ही हम बोलेंगे क्या, कैसलर सिंड्रोम। ओके, तो कैसलर सिंड्रोम सामान्यतः मलबे के लिए प्रयोग नहीं होता है। कैसलर सिंड्रोम उस स्थिति के लिए प्रयोग होता है जहाँ पे अंतरिक्ष में मलबा की मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कक्षीय स्लॉट की कमी। विशिष्ट कक्षीय क्षेत्रों में अंतरिक्ष मलबे का संचय भविष्य के मिशनों हेतु वांछित कक्षीय स्लॉट की उपलब्धता तक सीमित कर। ऑब्वियसली बात है, जिस कक्षा में हम उपग्रह डालना चाहते हैं वो कक्षा में यदि कचरा पहले से ही भरा हुआ है तो वहाँ पे हम कैसे डाल सकते हैं। ओके, डालेंगे भी तो वो नष्ट हो जाएगा, हमारा पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष मलबे में ये तो डिस्कस कर लिया हमने। अंतरिक्ष स्थिति के प्रति जागरूकता। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा उपग्रह संचालकों एवं अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष में वस्तुओं की कक्षाओं को सटीक रूप से ट्रैक करने तथा भविष्यवाणी करने हेतु अधिक चुनौतियां उत्पन्न करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई, ये तो पता ही होगा आपको, 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। दूसरा, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन परिक्षेत्र है। शायद हमको ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपको पता होगा। 26 जुलाई को मनाते ही हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मैंग्रोव के लिए। दूसरा, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, इजी क्वेश्चन था इसलिए हमने टाइम नहीं दिया यहाँ पे। 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
इतने दूर तक आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मनोबल बढ़ता है। ओके, यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, शायद इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, मैंगो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मैंगो कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय में मिलता है, उपोष्णकटिबंधीय में भी मिलता है। एक अद्वितीय तटीय पारिस्थितिक तंत्र है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है? तटीय पारिस्थितिक तंत्र है। ये नमक सहिष्णु वृक्षों तथा झाड़ियों के घने वन है जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों जहाँ भूमि और समुद्र मिलते हैं में विकसित होते हैं। इन पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषता खारे पानी, ज्वारीय विविधताओं और कीचड़ युक्त ऑक्सीजन रहित मृदा और यहाँ की जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, वो ऑक्सीजन रहित होती है, इसलिए जो जड़ें हैं वो श्वसन के लिए यहाँ पे ऊपर आ जाती हैं। जैसे एक मैंगो का पेड़ है यहाँ पे। ओके, ये मैंगो का पेड़ है, मतलब मैंगो की झाड़ है ये, तो इसकी जो जड़ें हैं ये यहाँ पे ऊपर कांटे कांटे हो जाएंगे। यदि आप इस पेड़ से नीचे गिरेंगे तो यहाँ पे मरने के चांसेस पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपके जो बॉडी है उसमें छेद हो सकते हैं, क्योंकि जड़ें इसकी काफ़ी नुकीली, ये भूमि है तो भूमि के ऊपर में जड़ें ऐसे निकली हुई होती हैं। आप अभी जाइए, मतलब वीडियो देखने के बाद उसके बाद सर्च कीजिए कि मैंगो की मिट्टी कैसी होती है, तो वहाँ ज़मीन से ऐसे जड़ें निकली होती हैं। ओके, जड़ें क्यों निकली होती हैं? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता भूमि के अंदर, तो ऑक्सीजन लेने के लिए, श्वसन के लिए जड़ों को भी, जड़ भी सांस लेंगे ना, तो इसलिए ये ऊपर आते हैं। ओके, तो यही है, ऑक्सीजन रहित मृदा जैसे कठोर परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता होती है। विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मैंग्रोव प्रजनन के जगायुजता मोड, विविपैरिटी मोड को प्रदर्शित करते हैं प्रजनन के लिए, जहां बीज जमीन पर गिरने से पहले पेड़ के भीतर अंकुरित होते हैं। जैसे कटहल में पेड़ के में ही अंकुरित हो जाता है ना, वैसे ही खारे पानी में अंकुरण की चुनौती को दूर करने के लिए विविपैरिटी एक अनुकूली तंत्र है। कुछ मैंग्रोव प्रजातियां अपनी पत्तियों के माध्यम से अतिरिक्त नमक का स्राव करती हैं। जैसे ये पत्ती है, ये मतलब ओके, ये डाल है। ओके, यहाँ पे एक पत्ती है, तो यहाँ पे पानी यदि बहुत खारा है तो यहाँ पे नमक इकट्ठा हो जाता है। जैसे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे नमक जो है टच करेंगे तो वहाँ पे खुरदुरा आपको फील होगा, वो है नमक वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो अगला यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मैंग्रोव पादपों में स्तंभ मूल, प्रॉप रूट्स और श्वसन मूल जैसी विशेष जड़ी होती हैं। श्वसन मूल हमने देखा, श्वसन मूल कौन से हैं? जो ऊपर आ जाते हैं। ये भूमि है, भूमि से ऊपर जो जड़ आ जाएंगे उसे हम बोलेंगे श्वसन मूल, और नीचे जो जाएंगे वो स्तंभ मूल कहेंगे उसे, जो जल प्रवाह को बाधित करने में सहायता करती हैं तथा चुनौतीपूर्ण ज्वारीय वातावरण में सहायता करती हैं। इसलिए विकल्प सी सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। अब देखिए, आज हमने जो डिस्कस किया उसी से क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी अकीका रैंसमवेयर की विशेषताएं हैं? ये सभी से बन जाना चाहिए, आई होप। अकीका रैंसमवेयर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। पहला, यह एनक्रिप्टेड फाइलों में डॉट अकीका एक्सटेंशन जोड़ता है, डॉट अकीका एक्सटेंशन जोड़ देता है एनक्रिप्टेड फाइलों में। यह प्रभावित डिवाइस पर विंडोज शैडो वॉल्यूम प्रतियां हटा देता है। सी, यह उपयोगकर्ता को दुर्भावनापूर्ण फाइलें डाउनलोड करने के लिए भगाने हेतु वीपीएन सेवाओं का उपयोग करता है। हमने डिस्कस किया था, तीनों के तीनों यहाँ पे सही हैं, तीनों सही हैं। क्या करता है ये? एनक्रिप्टेड फाइलों में डॉट अकीका एक्सटेंशन जोड़ देता है। दूसरा, प्रभावित डिवाइस पर विंडोज शैडो वॉल्यूम प्रतियां को हटा देता है। तीसरा क्या है? उपयोगकर्ता को दुर्भावनापूर्ण फाइलें डाउनलोड करने के लिए भगाने हेतु वीपीएन सेवाओं का उपयोग करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे देख, आज ही हमने डिस्कस किया इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे हम नहीं जाते हैं, आप वीडियो के स्टार्टिंग से देख सकते हैं, वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा कोकोस द्वीप समूह निम्न में से किस देश का भाग है? किस देश का भाग है कोकोस? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ये भी सबको पता है यहाँ पे, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ये कोकोस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगला ये है, ये कल से आर्टिकल से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी करंट में है ये, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक का क्वेश्चन है ये, ट्राई वाला। ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको, अभी न्यूज़ में है इसलिए हम पढ़ लेते हैं। पहला, यह एक गैर वैधानिक निकाय है। दूसरा, इसका मुख्य कार्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण या संशोधन भी शामिल है। तीसरा कथन क्या है? ट्राई की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। देखिए, ट्राई की सिफारिश, यहाँ पे एक ही सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ पे सब सही कर सकते हैं। ट्राई की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं, इसको आप पकड़ लीजिए, ये तो गलत है। ओके, ये गलत है। अब कौन सा सही है? तीन तो आएगा नहीं, तीन सभी में है, तो केवल दो यहाँ पे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये देखिए, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997, जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम हुआ या व्यापम वगैरह हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, वहाँ पे पूछ सकता है कि ट्राई की स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई। अतः कथन एक सही नहीं है। कथन एक क्या बोला था यहाँ पे? कथन एक बोला था, कहाँ गया?
यह एक गैर वैधानिक निकाय नहीं, ये वैधानिक निकाय है, एक्ट के माध्यम से ये स्थापित है। दूसरा, ट्राई की संरचना। ट्राई में एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। ट्राई के काम क्या है? दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण या संशोधन शामिल है, जो पहले केंद्र सरकार में नहीं थे, लेकिन इस एक्ट को आने के बाद वो काम जो है ट्राई को दे दिए गए। सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। तीसरा, नीतिगत मामलों और लाइसेंसिंग मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, इसलिए कथन 2 जो है सही है। कथन 3 क्या है? ट्राई की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। आपने इतने दूर देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।